उत्तराखंड में कुमाऊं हिमालय की गोद में एक ऐसी वैली मौजूद है जो आज भी लोगों की नज़रों से बहुत दूर है। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में मौजूद दारमा वैली और व्यास वैली आज कुमाऊं की कुछ टॉप डेस्टिनेशंस में से एक हैं, जहां हर साल बहुत से लोग आते हैं। पर इन्हीं दोनों घाटियों के बीच में एक ऐसी हिडन लोकेशन मौजूद है जो कभी कैलाश मानसरोवर यात्रा का मुख्य पड़ाव हुआ करती थी। नेपाल बॉर्डर से लगी और 14 गांव से मिलकर बनी एक ऐसी वैली जो व्यास घाटी और दारमा घाटी की तरह अपनी अलग संस्कृति को दर्शाती है। चौदास घाटी। चौदास वैली पिथौरागढ़ जिले की उन हिडन लोकेशंस में से एक है जहां खूबसूरत हिमालयन विलेजेस से लेकर कुछ ऐसे स्थान मौजूद हैं जहां की शांति सीधा आत्मा को छू जाती है। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता खूबसूरत लैंडस्केप्स और ऐसी क्लिप्स से होकर गुजरते हैं जहाँ से नीचे देखने पर दिखाई देती है हजारों फीट गहरी खाई। तो चौदास वैली तक पहुंचने के लिए मुझे घर से लगभग 130 किलोमीटर की सोलो ड्राइव करनी थी और इस बार मैं अकेला घर से निकला था। सबसे पहले मुझे इंडिया नेपाल बॉर्डर पे बसे धारचूला टाउन तक पहुंचना था, जिसको आज इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ इंडिया नेपाल बॉर्डर पे बसे धारचूला टाउन पे। इस टाउन को इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत बार आपको वीडियोस में ये जगह मैं दिखा चुका हूँ। मेरे सामने जो आपको एक ऊंचा पहाड़ दिखाई दे रहा है ये पूरा एरिया नेपाल में आता है, और जो इस साइड टाउन दिखाई दे रहे हैं ये इंडिया में आते हैं। तो धारचूला टाउन सी लेवल से लगभग 800 मीटर की ऊंचाई पे बसा, काली नदी के किनारे बसा एक छोटा सा टाउन है। ये ऐसी जगह है जहाँ मेरा अक्सर आना जाना हुआ है, लेकिन जितना अभी तक मैंने मुनस्यारी को एक्सप्लोर किया है, शायद मैंने धारचूला को अभी तक उतना अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया है। तो इस वक्त मैं हूँ तवा घाट पे। पहले भी आना हुआ है कई बार इस जगह पे। तो ये वो जगह है जहाँ से दारमा वैली और व्यास वैली के अलग अलग रास्ते कट जाते हैं। जिस जगह पे मैंने आज जाना है उस जगह का नाम है चौदास वैली, जो इस तरफ है दारमा वैली और यहाँ है व्यास वैली। इन दोनों के बीच में पड़ती है चौदास वैली। तो तवा घाट एक तरीके से आप डाइवर्जन मान सकते हो। तवा घाट से एक रूट कटते हैं, जो ये पुल वाला रूट है ये सीधे जाते हैं व्यास वैली की तरफ। ओम पर्वत और आदि कैलाश यहीं पड़ते हैं। और अगर आप यहाँ जाते हो तो यहाँ आपको देखने को मिलेगी दारमा वैली, जहाँ है पंचाजुली बेस कैंप। तो ये है पूरा छिरकिला डैम, और यहाँ से अगर बताऊँ तो वहाँ जाना है। देखो जो इधर टॉप दिखाई दे रहा है इसके टॉप पे जाना है। यहाँ है पांगू गांव, इसके पीछे नारायण आश्रम, और यहीं पड़ती है चौदास वैली। यहीं से आया मैं। ऐसे यहाँ से आने के बाद भी अब यहाँ से मेरे को पहले इधर जाना है, फिर ऐसे कहीं ऊपर से घूम के वापस मेरे को वहीं जाना है। तो जो नीचे आपको ये दिखाई दे रहा है ये है छिरकिला डैम। इससे पहले जो मैंने आपको डैम का व्यू दिखाया था वो कहीं उस पॉइंट से दिखाया था। देखो जहाँ पे एक हल्का सा नीला नीला टिन शेड आपको दिखाई दे रहा होगा, वहाँ से मैंने आपको
ये डैम दिखाया और अभी देखिए आधे घंटे में मैं कहाँ आ पहुँचा हूँ। रोड एक्चुअली यहाँ से ऐसे जाती है, ये पूरी दारमा वैली को जाती है रोड आगे। तो यहाँ एक कंचोती नाम की जगह आती है जहाँ से एक रोड राइट हैंड साइड को यहाँ कट जाती है नारायण आश्रम के लिए, और वो कुछ इस तरीके से देखिए, आगे कहीं नारायण आश्रम है इधर। चौदास घाटी में एंटर करने से पहले रास्ते में एक ऐसी लोकेशन आती है जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की खड़ी ढलान से नीचे देखने पर दिखाई देती है बस ये गहरी खाई। मैं आज तीसरी बार इस जगह पे आया था और मेरा वापस यहाँ आना उन सब यादों को वापस जीवित कर उठा जो मैं अब तक भूल सा चुका था। ये पहाड़ वही थे पर रास्ते अब कुछ अलग हो चुके थे। जहाँ सालों पहले कच्ची सड़क हुआ करती थी आज वहाँ पक्की रोड बन चुकी थी। इतने सालों में यहाँ बहुत कुछ बदल चुका था पर हवा में अब भी वही पुरानी बात थी। खाई के उस पार के खड़े पहाड़ आज भी उतने ही खामोश थे जैसे वो मेरे लौटने का इंतजार सालों से कर रहे हों। सड़क भले ही बदल गई थी, पत्थर कट गए थे, पर इन वादियों में छिपी यादें अभी भी वैसी ही थी। मैं खड़ा था उसी मोड़ पे जहाँ कभी अनजाने में जिंदगी ने मुझे कुछ ऐसे पल दिखा दिए थे जो समय के साथ धुंधले तो पड़ गए थे पर कभी मिट नहीं पाए। और शायद यही वजह थी कि उन पहाड़ों से मिलने मैं वापस यहाँ चला आया। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए रास्ते में कुछ गांव दिखने शुरू हुए जो इस बात के संकेत थे कि चौदास घाटी अब शुरू हो चुकी है। चौदास घाटी के ये गांव लगभग 2500 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई में थे जिस कारण अब ठंड का एहसास शुरू हो चुका था। कुछ आगे बढ़ते हुए मेरी नज़र एक ऐसे गांव पे पड़ी जो डेवलप होने के बाद भी मानो ठहरा हुआ सा था। तो जो सामने आपको एक गांव दिखाई दे रहा है ये है सोसा गांव, और पता नहीं क्यों पूरा गांव मुझे खाली खाली सा लग रहा है। घर के सारे दरवाजे बंद हैं, सारे घर बंद हैं, बस नीचे पे यहाँ पे देखिए कुछ लोग रुके हुए हैं, बस उन्हीं की आवाज़ गांव से आ रही है। उसके अलावा मुझे पूरा गांव ऐसा लग रहा है जैसे कि छोड़ के जा चुके हैं। गांव में बड़े बड़े और खूबसूरत मकान बने हुए थे पर वास्तव में गांव के अंदर कुछ गिने चुने ही लोग थे। चौदास घाटी के कुछ गांव को पीछे छोड़ अपनी आज की मंजिल बस आने ही वाली थी। अपना आज का पड़ाव चौदास घाटी के सबसे खूबसूरत स्थान नारायण आश्रम के बुग्यालों में रहने वाला था जहां ढलती शाम के साथ बढ़ता सुकून एक अलग अनुभव दे रहा था। खाना हमारे यहाँ पे ही खा लेना है ना। हाँ, बनाने की जरूरत नहीं, खाना हमारे यहाँ खा लेना। तो टाइम हो रहा है 5:30 बज रहा होगा शायद मेरे ख्याल से, और इस वक्त मैं हूँ नारायण आश्रम के ठीक बाहर पे, मतलब प्रांगण के ठीक बाहर पे। कैंप सेटअप हो चुका है अपना, 5:51 हो चुका है, 6 बजने वाले हैं। और ये है सोसा गांव। सोसा गांव में पड़ते हैं नारायण आश्रम। और जो आप टेंट देख रहे हो ये नया टेंट परचेज़ किया अभी, क्योंकि जैसे पिछला वाला तो आपको पता ही है भाई इस टेंट की स्टोरी क्या हुई थी। आज बड़े लंबे समय बाद मैं वापस यहाँ लौटा था और अब भी ये स्थान वैसा ही था। बस बदलाव मन के उन विचारों में हुआ था जो आज से सालों पहले एक अलग कहानी बयां करते। तो टाइम दिखाता हूँ एक बार आपको, 6:15 हो चुके हैं। तो तीसरी वीडियो है मेरी जिसको मैं सोलो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आज पहली बार नारायण आश्रम में से अकेले आना हुआ। इससे पहले मैं एक बार सोलो कैंप कर चुका हूँ, एक सोलो ट्रैक भी कर चुका हूँ, और आज तीसरी बार है।
तो यहाँ बन रही है मैगी। और इस साइड देखिए, जो मैं बोल रहा था पानी रखने के काम का भी है ये। यहाँ जो अपना जार रहता है अपने साथ, वो बढ़िया फिट आ रहा है यहाँ पे, तो दोनों लेयरों के बीच में है। तो गाइस गुड मॉर्निंग, और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8:30। लोकेशन है नारायण आश्रम। मैं जब भी नारायण आश्रम आता हूँ बड़े प्यारे प्यारे कुत्ते मेरे को मिलते हैं। एक नई सुबह हुई और आज की तारीख थी 25 फरवरी। धूप निकल आई थी और गांव के लोग हमेशा की तरह अपने रोज के कामों में लग चुके थे। ठंड अब जाने ही वाली थी, पर ऊंचाई होने की वजह से इस स्थान पर अभी भी मानो सर्दियों वाली ठंड थी। अपनी आज की सुबह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में नेपाल बॉर्डर से लगी 14 वैली से शुरू हुई। मैं अभी एक ऐसे स्थान पर खड़ा था जो कभी कैलाश मानसरोवर यात्रा का मुख्य पड़ाव हुआ करता, नारायण आश्रम। जैसे गाँव हुआ सोसा, 3 ग्राम सभा का 1 ही ग्राम सभा सोसा है। तो सोसा गाँव वाले क्या हुआ, तो सब नौकरी वाले हुए। जब देवता पूजने के लिए सब आते हैं गाँव, फिर फालतू टाइम पे सब अपने अपनी नौकरियों पे चले जाने वाले हुए। अच्छा। कोई पिथौरागढ़, दारचूला, हल्द्वानी, ज़्यादातर वो बाहर रहने वाले हुए। अब अभी उस पे घर के कोई एक आध बूढ़े लोग होंगे। अच्छा। मात्र, और जो होंगे बाहर होंगे। तो घर पे वहाँ पे खाली बनाते हैं, और अपने सीजन पे आने वाले हुए। पूरे 14 गाँव, बड़ मेन गाँव 14 ग्राम सभा हुए, तो 14 गाँव हुए। अच्छा। 14 गाँव होने से ही 14 बोला गया। नाम तो ये अपी नंपा है। हाँ, अपी हिमालय। ये सिद्ध टोपी है ना? हाँ, ये सिद्ध टोपी है, ये अपी नंपा है। अच्छा, अभी नंबा, अपी नंपा। अपी नाम पा। अभी नंबा से अभी हिमालय लगे ना। हमारा तो लोकल गोल पातल जानता हूँ मैं, तो ये वाला क्या नाम है इसका? गोल पातल। गोल पातल। पहले यहाँ पे देवता की पानी की तालाब थी। अच्छा। यहाँ से वो पानी की तालाब उड़ के गई, नेपाल बैठी है। जो ब्रह्मकुंड है वहाँ, वो हाँ, जो ब्रह्मकुंड है, वो वाला। पानी की तालाब यहाँ थी। शायद आप में से कुछ लोगों ने नारायण आश्रम का नाम पहले भी सुना होगा या इस स्थान तक आए भी होंगे। किसी पिक्चर परफेक्ट लोकेशन की तरह दिखने वाले इस आश्रम का निर्माण सन 1936 में नारायण स्वामी द्वारा किया गया था, और उन्हीं के नाम में आज इस जगह को नारायण आश्रम के नाम से जाना जाते हैं। आप इसी गांव के पंडित जी? हाँ, मुझसे मैं नेपाल से होने को, लेकिन मैं भी इधर ही कार्यरत हूँ अभी। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। यहाँ से दिखाई देने वाले हिमालयन व्यू की वजह से नारायण स्वामी को ये स्थान इतना पसंद आ गया कि उन्होंने यहाँ एक आश्रम का निर्माण किया और अपना भी यहीं रहने लगे। प्रेजेंट में ये आश्रम एक टूरिस्ट लोकेशन है जहाँ सीजन में बहुत सारे लोग आते हैं। मार्च अप्रैल के बाद दूर दूर से आश्रम को देखने बहुत सारे लोग आते हैं, और आश्रम में रहने, खाने और रुकने की व्यवस्था भी हो जाती है। तो कुछ देर आश्रम की शांति में रुकने के बाद मैं एक छोटी सी सोलो हाइक पे निकल पड़ता हूँ। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ कैलाश मानसरोवर यात्रा के प्रवेश द्वार पे। आज से कुछ साल पहले जब कैलाश मानसरोवर की यात्रा हुआ करती थी, तब नारायण आश्रम उस पूरी यात्रा का एक मुख्य पड़ाव हुआ करता था। यहाँ तक लोग आया करते थे गाड़ी में, और नारायण आश्रम तक मैंने भी रोड देखी है आज से लगभग 12-15 साल पहले। तो कभी इसी स्थान से, इसी गेट से होकर वो यात्रा चला करती थी। कितनी सुंदर जगह है, देखो, मजा आ गया इस जगह को देख के। अगर आप सोले सीकर हो, शांति की आपको चाह है, शांति की तलाश में आप घूम रहे हो, तो ये जगह आप लोगों के लिए बनी है। ये देखिए, 14 वैली में हिमालय के कुछ ऐसे नज़ारे के बीच ये बना हुआ है PWD का गेस्ट हाउस।
जैसे कि आपको पता है, आज घर से मतलब कल अकेला इस ट्रैक पे आया हूँ और अभी तो बहुत लंबा सफ़र तय करना है। ऊपर एक पहाड़ के टॉप पे पहुँचना है। कुछ देर का रेस्ट लिया है यहाँ पे। जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पे अपनी बाइक लगी हुई है और उसके जस्ट ऊपर पे वहाँ पे अपना कैंप था और कैंप के जस्ट बगल पे नारायण आश्रम। तो आसपास देखिए कैसी लोकेशन पे हूँ मैं। जो सामने आपको एक गांव दिखाई दे रहा है, ये तो इंडिया इस साइड पूरा खेला गांव है शायद मेरे ख्याल से ये। लेकिन जो यहाँ से फिर आपको इस साइड का एरिया दिखाई दे रहा है, ये सामने का पहाड़ और इसमें गांव है जो रखी है तो पूरा ब्लर दिखाई दे रहा है, ये आता है नेपाल में। वो सामने जो गांव दिखाई दे रहा है पांगू है, वो देखिए यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये है सिद्धे टोपी। यहाँ भी जाने का प्लान बन रहा था लेकिन यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ है। मतलब अभी तो बहुत मुश्किल टास्क हो जाएगा यहाँ पहुँचना। तो जैसी बर्फ़ हटती है सिद्धे टोपी का ट्रैक देखने को मिलेगा आपको। मेरा नेपाल का पहला ट्रैक होगा जो। तो धीरे धीरे अपने कदम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे और अब हवाएं भी तेज होने लगी। आश्रम से लगभग 1 घंटे की सीनिक हाइक के बाद फाइनली मैं उस रिज लाइन तक पहुंच गया जिसको मैंने कल आश्रम से देखा था। तो फाइनली कुछ देर की ट्रैकिंग के बाद पहुंच चुका हूं मैं उस रिज लाइन के टॉप में जिसको नीचे से देख रहा था। ऐसी हवाएं चल रही हैं यहाँ पे और ये रिज लाइन बहुत ऊंची है, देखिए पीछे तक। वाह। और नीचे कहीं छोटा सा दिखाई दे रहा है नारायण आश्रम, बहुत ही छोटा। सामने जो आपको एक बर्फ़ के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, ये पूरा एरिया नेपाल का है। इस तरफ का देखिए ये वाला, तो नेपाल हिमालय बहुत क्लियर दिखाई दे रहे हैं इस वाले को छोड़ के। और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये पूरी 14 वैली है और यहाँ एक ऊंचा सा पहाड़ दिखाई दे रहा है। शायद मेरे ख्याल से ये 14 वैली से दारमा वैली में जाने का पुराना रास्ता हुआ करता था। यहाँ भी बहुत जल्द जाने का मेरा प्लान है। आज तो इस जगह से उस टॉप को देख रहा हूँ लेकिन बहुत जल्द वहाँ की वीडियो दिखाऊंगा आपको। क्या भयानक खाई दिखाई दे रही है यहाँ से नीचे, देखिए वो रहा नारायण आश्रम वहाँ कहीं नीचे। तो नारायण आश्रम से देखिए कितना ऊपर आ चुका हूँ मैं, एक टॉप पे आ चुका हूँ। ये है वो टॉप, देखिए। अब अगर मैं इस टॉप पे आगे आगे जाता तो जाने के लिए मैं और ऊपर जा सकता था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि जो नज़ारा मैंने देखना था, और ऊपर से वैसे भी ऐसा नज़ारा देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इस साइड को पेड़ हैं, देखो ऊंचे ऊंचे हैं। अगर 14 वैली की एग्जैक्ट लोकेशन को मैप के थ्रू समझें तो 14 वैली दरअसल 2-3 छोटी छोटी वैलीज का एक ग्रुप है जो मिलकर 14 घाटी का निर्माण करती है। ये घाटी दारमा और व्यास घाटी के बीच स्थित है, लेकिन इन दोनों घाटियों की तरह एक प्रॉपर और लंबी वैली शेप में दिखाई नहीं पड़ती। करीब 14 गांव से मिलकर बनी 14 घाटी को कैलाश मानसरोवर का गेटवे भी कहा जाता है क्योंकि प्राचीन समय में कैलाश मानसरोवर का यात्रा मार्ग यहीं से होकर गुजरता था। उस समय इस यात्रा का मुख्य पड़ाव नारायण आश्रम हुआ करता था। तो गांव वालों के अकॉर्डिंग टॉप पे जिस जगह पे मैं हूँ यहाँ पे पानी का एक नहीं एक्चुअली 2 तालाब हुआ करते थे। और गांव वालों के अनुसार, अब ये मिथोलॉजिकल बैक स्टोरीज है, इनके पीछे सच्चाई कितनी है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये वो किंवदंती हैं जो गांव वालों ने मुझे बताई। गांव वालों के अनुसार टॉप के आसपास कहीं पे पानी के 2 कुंड हुआ करते थे। एक तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो मैं गेस कर रहा हूँ कि शायद ये हो सकता है एक। फिर गांव वाले बताते कि एक दिन अचानक से कुंड सूख गए और जैसे ही यहाँ पे पानी के कुंड सूखे तो वैसे ही 2 कुंड सेम नेपाल में एक ट्रैक पड़ता है सिद्धे टोपी, उसकी जड़ में दिखाई दिए। मतलब जिस दिन यहाँ कुंड गायब हुए यानी सूख गए उसके 1-2 दिन बाद वहाँ पे नए 2 कुंड उत्पन्न हुए सिद्धे टोपी के ठीक नीचे पे। तो ब्रह्म कुंड कहा जाता है उस जगह को। वहाँ भी जाने का प्लान है। जब भी सिद्धे टोपी जाऊँगा तो वहाँ की स्टोरी भी आपको दिखाऊँगा। अब ये साइंटिफिकली तो पॉसिबल नहीं है कि यहाँ का पानी वहाँ जाए, लेकिन जो गांव वालों की किंवदंती हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहाड़ों की एक यूनिकनेस आपको बताता हूँ। बहुत सारे पहाड़ ऐसे देखने को मिलते हैं जिसमें देखिए एक साइड ऐसे घना जंगल है और कितने ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, बहुत ही घना जंगल है। इस जंगल में रहते होंगे किस्म किस्म के जानवर। और दूसरे साइड अगर आपको दिखाऊं तो दूसरे साइड देखिए कुछ ऐसे बुग्याल है और इस साइड से पहाड़ पूरा ओपन है। देखो नीचे KMVN दिखाई दे रहा है। ये जो है सामने पे KMVN है। जब मैं इससे पिछली बार आया था तो यहीं रुका था। इसके बगल में एक दुकान भी दिखाई दे रही है।
कल यहाँ पे चाय वाय पी थी। वहाँ पे पार्किंग है, उसके बगल में अपनी कैंप साइट नारायण आश्रम, और यहाँ पे PWD का गेस्ट हाउस, नीचे पे उसके ऊपर पे एक और रेस्ट पॉइंट, और ये अपना रास्ता जहाँ से मैं आया, ऊपर गया था इधर। तो अकेले इस स्थान तक आना, यहाँ की शांति को महसूस करना मेरे लिए उस अनुभव की तरह था जैसे पहाड़ों की खामोशी सीधा आत्मा से बात कर रही हो। हवा का हर झोंका मानो सदियों पुरानी यात्राओं की कहानी सुना रहा हो, और सामने फैली 14 घाटी मुझे ये एहसास दिला रही हो कि कुछ जगहें सिर्फ देखी नहीं जाती, उन्हें महसूस भी करना होता है। इस यात्रा के दौरान नारायण आश्रम के पास SSB के 2 जवान मुझे मिले जिन्होंने अपनी हर पॉसिबल हेल्प की। हालांकि मैं अकेला था, पर उनके साथ अकेलेपन का एहसास ही नहीं हुआ। कुछ सिक्योरिटी रीजंस के चलते मैं सर लोगों को कैमरे में रिकॉर्ड नहीं कर पाया, पर ऑफ कैमरा बहुत देर तक उनके साथ बैठा। वहाँ कहीं पे नारायण आश्रम है, और कल मैं उस वाले पहाड़ पे गया था जो ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ का ट्रैक किया था, और यहाँ से देखो सामने हिमालय कितने शानदार दिखाई दे रहे हैं। तो आज अपने साथ एक सर हैं SSB के, जो नारायण आश्रम में पोस्टेड है इस टाइम पे। सर वैसे रहने वाले गढ़वाल के हैं। आपका नाम सर? विनोद जोशी जी, जो गढ़वाल के रहने वाले हैं और अभी फ़िलहाल देहरादून में रहते हैं। तो सर को फ़िलहाल आज धारचूला पे कुछ काम है, तो मेरे साथ ही सर धारचूला तक आ रहे हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई है। बहुत जल्द आप लोगों से फिर मुलाकात होगी एक ऐसे ट्रैक के साथ जो साल 2025 का ट्रैक ऑफ द ईयर रह चुके हैं, बनकटिया बेस कैंप ट्रैक।